Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Let us study about the case study of Zimbabwe. Zimbabwe was a British colony. मतलब जिम्बाब्वे के ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया है और उसको अपनी कॉलोनी बनाकर रखा था. जिम्बाब्वे गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1980. 1980 में जब जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलती है, किसकी वजह से? दिस पार्टी ZANUPF. This party led the freedom struggle against the Britishers for the freedom of Zimbabwe. इसके बाद जब पार्टी फाइनली सक्सेसफुल होती है, ये ग्रुप जो होता है, ये जब सक्सेसफुल होता है जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में, तो फ्रीडम स्ट्रगल खत्म होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट भी कौन बनाता है? द सेम पार्टी. एंड इट सपोर्ट्स डेमोक्रेसी. तो मतलब यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करती है ZANUPF. ठीक है. और हर बार इलेक्शंस कौन जीत रहा था? द सेम पार्टी. देयर ऑल्सो इन जिम्बाब्वे अपोजिशन पार्टीज थी, लेकिन दे नेवर मैनेज टू विन द इलेक्शंस. व्हाई? बिकॉज दिस पार्टी, द रूलिंग पार्टी, इट इज सो मच पावरफुल. ये मीडिया और अपोजिशन दोनों को हैरेस करके रखती थी. ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग तरीकों से परेशान करके रखती थी. देन हु वाज द लीडर ऑफ दिस पार्टी? रॉबर्ट मुगाबे. और रॉबर्ट मुगाबे ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं जिम्बाब्वे के आफ्टर द इंडिपेंडेंस. ही बिकेम द प्रेसिडेंट एंड ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस. ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस. गलत तरीकों को यूज करके ये इलेक्शंस में जीतते थे और प्रेसिडेंट बने हुए. ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सो मेनी टाइम्स. मतलब वो प्रेसिडेंट बनने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग हिज पावर एंड डिक्रीजिंग हिज अकाउंटेबिलिटी. अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आंसरेबिलिटी है ना, उसको कम करने के लिए कि जवाब कम से कम देना पड़े सिटीजन्स को, लेकिन पावर हमारी बढ़ती चली जाए. देन अपोजिशन वाज हैरेस्ड, मीडिया वाज हैरेस्ड. मीडिया और अपोजिशन दोनों को हैरेस करके रखा था. क्यों? मीडिया जैसे अपोजिशन है, अपोजिशन पार्टी का काम क्रिटिसाइज करना है ना, गवर्नमेंट की शॉर्ट कमिंग्स को सिटीजन्स तक पहुंचाना. लेकिन द पार्टी ऑफ रॉबर्ट मुगाबे इट बिकम सो मच पावरफुल कि ये अपोजिशन पार्टी को ही हैरेस करके रखने लगी. प्रोटेस्ट वर इलीगल. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी कहना वॉज इलीगल, है ना, और अलग तरीके से इनको हार्म किया जाता था. ठीक है. सेम हैपेंड विथ मीडिया. मीडिया वाज आल्सो हैरेस्ड. और ये पार्टी के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट मुगाबे के अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिख सकते थे इन देयर न्यूज़पेपर्स और अदर मोड्स ऑफ मीडिया. गवर्नमेंट्स आल्सो इग्नोर्ड सम कोर्ट ऑर्डर्स. कोर्ट ऑर्डर मतलब कोर्ट यानी जुडिशरी. जुडिशरी बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे पास कर रही थी जो कि मुगाबे और उनकी पार्टी दोनों ही इग्नोर कर रहे थे, है ना, मतलब कोर्ट्स के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर रहे थे. तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो खुद अगर इस तरीके से अनलॉफुल चीजें कर रहा है, मीडिया को हैरेस कर रहा है, अपोजिशन को हैरेस करके रख रहा है, जुडिशरी की बात नहीं मान रहा है, तो किस तरीके से लोग उसको बेयर तो नहीं करेंगे ज्यादा समय तक. आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सालों तक मुगाबे और उनकी पार्टी ये रूल करते हैं जिम्बाब्वे को, बट फाइनली लोग उनसे इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको ऑफिस से बाहर निकालते हैं. ऑफिस से बाहर निकालते हैं मतलब उस पोस्ट से हटाते हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाते हैं. कब? 2017. मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है. ठीक है. इसका मतलब क्या है? लोगों ने इनको बाहर निकाल दिया ऑफिस से, लेकिन ये तो इलेक्टेड थे, डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने इलेक्शन किया था. भले इन्होंने अनलॉफुल या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज किया, लेकिन आफ्टर ऑल इलेक्शंस कराए, रेगुलर इलेक्शंस है. ठीक है. अपोजिशन पार्टी भी है, मीडिया भी है, सब कुछ है. तो ये डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन ये सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी टू बी अ डेमोक्रेसी. दिस वाज नॉट द ट्रू डेमोक्रेसी. कारण क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या कितना भी पावरफुल हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए चेंज नहीं कर सकता. अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कब होते हैं? जब वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के फेवर में हो. अगर सोसाइटी में कुछ ऐसा लॉ चल रहा है जो अब समय के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, पुराना, आउटडेटेड है, तो अब हम उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं. या वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हार्म कर रहा है, तब हम उसको अमेंड कर सकते हैं. या नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को हार्म कर रहा है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं. लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लिए या किसी पार्टी की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए
पर्सनल मोटिव्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता, और किया जा रहा है तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। देन अनलॉफुल प्रैक्टिसेस यूज हो रही है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, राइट। यहाँ पर जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी एंड प्रेसिडेंट, एक ही व्यक्ति बार बार प्रेसिडेंट बन रहा है, एक ही पार्टी बार बार गवर्नमेंट बना रही है, तो मतलब फेयर चांस ऑफ लूजिंग नहीं है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, अपोजिशन को कोई भी चांस नहीं मिल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, बायस्ड ही होगा। पार्टी जो अपने लिए सही समझेगी वो डिसीजन लेगी, राइट। देन पॉलिटिकल इक्वालिटी यहाँ नहीं थी, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं तो लोगों को वोट करने का मौका मिल रहा है, लेकिन फेयर चॉइसेस नहीं मिल रही हैं। देन द फोर्थ पॉइंट जो हमें इस केस स्टडी से समझना है, दैट रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशंस लगाता है, और रूलिंग गवर्नमेंट को उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया जा रहा है बार बार। एक्टिविटीज बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस शैल बी लुक्ड अपॉन। लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले रॉबर्ट मुगाबे को प्रेसिडेंट क्यों बनाया होगा, और सबसे पहले रूलिंग पार्टी ये क्यों बनी होगी, क्योंकि इट लेड फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। इन्होंने फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जिम्बाब्वे की तरफ से फाइट किया, ठीक है, और जीते तो जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाई। अब फ्रीडम दिला दी तो यहाँ के लोगों को लगा कि दे वर द राइट पीपल, तो पहली गवर्नमेंट तो उनकी बन गई, लेकिन अब आप दूसरी पार्टी को चांस नहीं दे रहे हो या फेयर चॉइस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, अपोजिशन को हैरेस कर रहे हो। इट मीन्स कि आपको सिर्फ क्या चाहिए है, पावर, गेटिंग। और किसी एक व्यक्ति के पास पावर रहने से उसका मिसयूज हमेशा ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी व्यक्ति को वोट दे रहे हो, जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, आप उसके इलेक्शंस के पहले और बाद दोनों के एक्शंस को नोटिस करें, और अपने अगले इलेक्शन में उन सारी एक्टिविटीज को नोटिस करके उनके बारे में अवेयर होके ही वोट करें। देन अपोजिशन इज इंपॉर्टेंट। अपोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों? फॉर क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अथॉरिटी को जिसके पास पावर है, उसको ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि आपने ये एक्शन गलत लिया है या आपने ये जो डिसीजन लिया है वो गलत है, लोगों को हार्म कर रहा है, तो फिर पावर्स जो है उनका मिसयूज वहां पर होगा। दैट्स व्हाई क्रिटिसिज्म इज इंपॉर्टेंट। जिस भी व्यक्ति के पास पावर है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करना भी जरूरी है ताकि वो लिमिट में रहे, है ना। और लिमिट कौन लगा रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन अगर हम उसको ही अमेंडमेंट कर रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी भी वैल्यू या इसकी भी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। द गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट लॉ एंड बेसिक रूल्स प्लस राइट्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करे, उनको फॉलो करे, और कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके ऊपर लिमिटेशन लगा रहे हैं उसके अंदर रहकर ही अपने सारे एक्शंस, अपने सारे डिसीजंस को ले। देन देयर वर सम राइट्स ऑफ पीपल ऑल्सो, है ना, जिसको हम जनरली अलग अलग क्राइटेरिया में डिफाइन करते हैं। जैसे कुछ होते हैं नेचुरल राइट, कुछ होते हैं ह्यूमन राइट्स, सम आर फंडामेंटल राइट्स एंड सम आर लीगल राइट्स, है ना। इनको और डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फाइन। लेकिन राइट्स, ये सारे राइट्स को रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट बन रही है वो किसके लिए बन रही है? वो लोगों के लिए बन रही है। और अगर आप लोगों के ही राइट्स का ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप खुद गवर्नमेंट होकर, खुद रिप्रेजेंटेटिव्स होकर पीपल के राइट्स को वायलेट करोगे, तो अल्टीमेटली वो आपके अगेंस्ट ही काम करेंगे। दैट्स व्हाट हैपेंड इन जिम्बाब्वे. That's why they were forced out of office in 2017. So this is the end of the 4 case studies of different countries, जहां हमने देखा कि किस तरीके से these countries which are pretending to be a democratic country, जो इलेक्शन करके पूरी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि हम इलेक्शंस कर रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन इन ट्रू सेंस दे वर नॉट डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें ज़रूरी हैं एक डेमोक्रेसी में होने के लिए, ये वहाँ पर नहीं थी।
right? So this is it about the case studies and about the features of democracy. अब यहाँ से आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी होना ज़रूरी क्यों है. ये सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी अगर ट्रू सेंस में नहीं है तो क्यों प्रिटेंड क्यों करना चाह रही, मतलब डेमोक्रेसी में कुछ तो ऐसी खासियत है जिसकी वजह से ये अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाना चाह रहे थे, है ना. ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लेक्यूना है डेमोक्रेसी में, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. सो आई होप I made it clear, and if you have any problem, do ask me in the comment section. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.